स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एरो फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो आई थिंक एरो फंक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम ही काम करते हैं, बस सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। एक बार अपन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो, और फिर ओल्ड जेएस में देखा था, न्यू जेएस में देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे होते हैं। ठीक है। ओके। सो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो होते हैं जिनसे हम एक ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं, यानी डायनेमिक ऑब्जेक्ट हम रिसीव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के। तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाने के लिए, अगर हम पुरानी जेएस में कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं तो वो होता है क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो उसके लिए लिखना पड़ता है क्लास, उस फंक्शन का नाम तो पर्सन है ना, और करली ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्टर, और एज ए फंक्शन ही वो ओपन होता है। ठीक है। तो इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करते हैं जो जिसका हम की वैल्यू पेयर्स के साथ ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, अभी तो कुछ नहीं चाहता हूँ, लेट से अपन स्टैटिक बनाते हैं। ठीक है। सो करली ब्रैकेट ओपन किया मैंने, दिस डॉट फर्स्ट नेम की जगह आ जाएगा अक्षय। ठीक है। और दिस डॉट लास्ट नेम की जगह आ जाएगा दांगी। दिस डॉट एज इसके इक्वल आ जाएगी मेरी एज। ठीक है। तो ये अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया है। पहले क्लास, क्लास लिखना है, क्लास कीवर्ड क्लास ही लिखना है स्मॉल लेटर्स में। पर्सन, पर्सन क्या है? उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम। करली ब्रैकेट के अंदर अपन को एक कंस्ट्रक्टर नाम से एक डिफरेंट फंक्शन बनाना है कंस्ट्रक्टर, और उसको कॉल करके सीधे करली ब्रैकेट ओपन करना है। और दिस क्यों लिखना है? क्योंकि दिस ये करेगा अपने पेरेंट को रेफर। तो इस कंस्ट्रक्टर का पेरेंट कौन है, या फिर इस दिस का सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसी को नहीं हो रही? हाँ सर, नहीं हो रही। अभी नहीं। हो ही नहीं सकता यार, ये क्या हो रहा है? अब हाँ, अब देखिए। ठीक है। तो कैसे बनाना है कंस्ट्रक्टर फंक्शन? सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना है स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद फंक्शन क्या है जो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम है, आई मीन पर्सन जो उस फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर का, तो वो लिखना है। करली ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एज ए फंक्शन ही ओपन होता है। ठीक है। और उसके अंदर दिस डॉट फर्स्ट नेम की वैल्यू मैंने स्टैटिक रखी है अक्षय, लास्ट नेम की दांगी, एंड 23 विल बी एज। सो दिस डॉट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मैंने बताया था कि दिस जो है अपने पेरेंट को रेफर करता है। तो दिस का पेरेंट कौन है? ये फंक्शन जो जिसका नाम पर्सन है। तो इस पर्सन के अंदर जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, वो इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रेफर करेगा, इसीलिए अपन ने दिस लिखा है। ठीक है। तो अब मान लो मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया, और अब मेरे को लेट से अलग अलग पर्सन चाहिए विद डिफरेंट डिफरेंट विद दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट P1 मतलब पर्सन वन न्यू, और उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम जो कि है कैपिटल पर्सन। ठीक है। और इसको मैंने कर दिया कॉल, है ना। और कंसोल लॉग किया मैंने P1। तो पर्सन वन मेरा क्या आया?
एज 23, फर्स्ट नेम अक्षय, लास्ट नेम दांगी। अगर मैं सेम पर्सन टू के साथ जाऊंगा, कॉन्स्ट P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसको भी मैं कर दूंगा कॉल। दोनों को हम कंसोल लॉग कर सकते हैं। यहाँ कमेंट डाल सकता हूँ कि जो P1 है ये P1 है, एंड कंसोल लॉग P2 ये P2 है। ठीक है, दोनों को कंसोल लॉग किया तो P1 जिसमें भी वही सेम इंफॉर्मेशन आ रही है, और P2 एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना है जिसमें भी वही इंफॉर्मेशन आ रही है। वही क्यों आ रही है? क्योंकि अपन ने यहाँ से डायनेमिक लिखी है। अब मेरे को चाहिए कि दोनों पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके अकॉर्डिंग आए, जो वो थे वही एज, वही फर्स्ट नेम एंड वही लास्ट नेम आए। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए मैं उसका फर्स्ट नेम लेट से प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ आर्ग्यूमेंट से, अखिल, एंड लास्ट नेम कोमा लगा के चौधरी, है ना। सर अगेन स्टॉप हो गई है आपकी स्क्रीन शेयरिंग। क्या हो रहा है यार? अब हो रही है? नहीं। हाँ अब हो रही। ओके, ठीक है। तो पर्सन वन का मैं आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसका फर्स्ट नेम अखिल होगा, सेकंड नेम या लास्ट नेम उसका चौधरी होगा, एंड एज विल बी होगी उसकी 20। ठीक है, दूसरे पर्सन का नेम होगा निखिल। ठीक है, इसका लास्ट नेम होगा सोनी, एंड इसकी एज होगी 22। अब ये अपन ने यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स तो दे दिए, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि अपन ने उनको यहाँ हैंडल नहीं किया है। जो अपन ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो पैरामीटर में कहाँ रिसीव होंगे? इस कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस के अंदर। तो जिस ऑर्डर में अपन ने दिए हैं उसी ऑर्डर में रिसीव करना है। तो अपन ने पहले फर्स्ट नेम दिया है तो मैं एफ नेम से उसको रिसीव कर ले रहा हूँ। ठीक है, सेकंड अपन ने लास्ट नेम दिया है तो एल नेम, एंड थर्ड अपन ने एज दिए तो उसको एज नाम से कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो डायनेमिक वैल्यूज है इनको, स्टैटिक वैल्यूज है इनको हटाकर हम इनके इक्वल टू कर देंगे। जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है वो एफ नेम के इक्वल टू हो जाएगा, ये एल नेम के इक्वल टू, और 23 है वो एज के इक्वल टू हो जाएगा। जैसे अपन ने सर मशीन बराबर टाइम पे नहीं चलती, मतलब रुकी हुई है। अच्छा ग्लिच कर रही है, रुकना, मैं डिस्कनेक्ट होके एक बार फिर से कनेक्ट हो रहा हूँ। से बंद थी, अब समझ जाना आप लोग। ठीक है, ये एक बार देख लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद थी मेरी। और ये न्यू जेएस का है। ओके, सो अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है? एक बार अगर मैं शीट खोलूँ मेरी, प्रोजेक्ट भी कर लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया अपन ने, एरेज देख लिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन क्लासेस देख ली। उसके बाद अपने को देखने हैं प्रोमिसेस। ठीक है, प्रोमिसेस क्या होते हैं? किसी को पता है प्रोमिसेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? एनीवन नोज? नहीं। प्रोमिस, और प्रोमिस कैसे समझाऊं मैं?
प्रोमिस का हिंदी में मतलब किसको पता है? भैया 2 मिनट कोड दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट लेना था। ये है न्यू जेस, ये ओल्ड जेस। इसे भी रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा यार, वो तो क्या स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था प्रोमिस का हिंदी में मीनिंग किसको पता है? ये वचन होता है कि हिंदी में मीनिंग? वचन मीन्स यू मीन जो अपन प्रोमिस करते हैं, या फिर हिंदी में उनको। प्रॉमिस करते हैं, जैसे वचन देना, प्रॉमिस हाँ, करना। प्रोमिस वचन देना या वादा करना, है ना? ठीक है, तो जब अपन किसी को प्रोमिस करते हैं तो उसको ऐसे समझो कि उसकी तीन स्टेट होती है। तीन स्टेट होती है मीन्स कि या तो अपन वो प्रोमिस पूरा करेंगे, ठीक है, या वो प्रोमिस हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, या वो चला जाएगा पेंडिंग स्टेट। पेंडिंग स्टेट में कि ना तो उसको पूरा करेंगे, ना उसको वचन को हम क्या बोलते हैं, प्रोमिस को ना तो पूरा करेंगे, ना उसको अम, तोड़ेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेंडिंग स्टेट। ऐसे ही प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट में होते हैं तीन स्टेट। अगर वो प्रोमिस कंप्लीट हुआ तो उसको बोलते हैं प्रोमिस रिजॉल्व हुआ, ठीक है। और अगर प्रोमिस पूरा नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं हम प्रोमिस रिजेक्ट हुआ। और प्रोमिस ना तो रिजॉल्व हुआ ना रिजेक्ट हुआ तो वो चला जाएगा अपनी पेंडिंग स्टेट में, ठीक है। तो इसके भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोमिस होते क्या है। इसकी तीन स्टेट तो समझ में आ गई कि रिजॉल्व, रिजेक्ट एंड पेंडिंग होती है। फिर प्रोमिस होते क्या हैं? तो प्रोमिस होते हैं जब हम किसी एपीआई को हिट करते हैं। हिट करते हैं मीन्स कि अपने डेटाबेस में से किसी का अपन लेट से अपन ने किया किसी की प्रोफाइल, या किसी, मेरे को 10 यूज़र चाहिए तो वो 10 यूज़र को लेने के लिए मैं एपीआई हिट करूँगा। मतलब एपीआई हिट करूँगा मतलब कि मैं डेटाबेस में एक रिक्वेस्ट भेजूँगा कि मेरे को 10 यूज़र ला के दे दो, है ना? और उस एपीआई का मैं नाम लिख दूँगा। तो वो कह वो जो एपीआई होती है वो एज़ ए प्रोमिस जाती है डेटाबेस में। प्रोमिस जाती है मीन्स कि उस एपीआई को भी पता नहीं होता कि मैं रिज़ॉल्व होंगी, रिजेक्ट होंगी या फिर पेंडिंग होंगी, ठीक है। तो अगर तो वो डेटा लेके आती है तो वो होती है रिजॉल्व, और अगर वो डेटा लेके नहीं आती है तो वो होती है रिजेक्ट। और वो पेंडिंग होती है जब ना तो उसको डेटा मिलता है ना कुछ नहीं मिलता, नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन लेट्स से अपना इंटरनेट कनेक्शन वीक है या अपना इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं है तो एपीआई तो अपनी सही हिट हुई है, लेकिन डेटा नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, तो वो चली जाती है पेंडिंग स्टेट में। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं डेटाबेस से जो भी कनेक्ट होती है, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें टाइम लगता है, सबसे सिंपल चीज़ ये समझो, जिनमें टाइम लगता है उसमें कितना भी टाइम लगे तो अपनी एपीआई हिट करने में टाइम लग रहा है, और वो टाइम का पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड में आ जाएगा कि 10 मिनट में आएगा कि कब आएगा। जिस चीज़ में टाइम लगता है वो चीज़ कहलाती है जावास्क्रिप्ट में प्रोमिस। अपन ने एपीआई हिट की तो पता नहीं ना कि कितनी देर में डेटा आएगा अपने पास, 1 सेकंड में भी आ सकता है, यूँ 1 मिनट में भी आ सकता है, या फिर आ ही नहीं सकता है। तो उनको बोलते हैं प्रोमिसेस। तो जहाँ पे टाइम लग रहा है किसी चीज़ में उनको बोलते हैं प्रोमिस, और अपन को उस प्रोमिस को रिजॉल्व, रिजेक्ट एंड पेंडिंग कंडीशन में देखना पड़ता है। तो अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ व्हाट इज प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट, तो क्या दे रखा है इसने? इन जावास्क्रिप्ट ए प्रोमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेल्यूर ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन। मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट पे रिप्रेजेंट होता है ना, और या तो ये फेल होता है या कंप्लीट होता है ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन। असिंक्रोनस मतलब कि मल्टीपल टास्क एक बार में जा सकते हैं। प्रोमिसेस आर यूज्ड टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे एंड। अगर मैं इनकी कंडीशन आपको बताऊं इमेजेस में, तो ये देखो, ये अगर आप लोगों को दिख रहा है, तो देखो तीन कंडीशन होती है। एक तो पेंडिंग, ये एक तो रिजॉल्व्ड, पेंडिंग, रिजेक्टेड
एंड पेंडिंग, हाँ ठीक है, पेंडिंग, रिजोल्व एंड रिजेक्टेड, तीन कंडीशन होती है, इनको हम हैंडल करते हैं। डॉट देन और डॉट केच क्या है, इनको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस की तीन कंडीशन होती है, या तो रिजोल्व होगा, रिजेक्ट होगा, या फिर वो पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा। ओके, सो सबसे पहले प्रॉमिस होते कैसे हैं, इनको अपन देखते हैं। तो इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ, ठीक है। तो देखो, जिस अभी मैं प्रॉमिस बना रहा हूँ, ऐसा प्रॉमिस आप जावास्क्रिप्ट में बहुत कम बार बनाओगे, क्योंकि हम प्रॉमिस बनाएंगे नहीं, हमें प्रॉमिस रिसीव होंगे। 80% टाइम हमें प्रोमिस रिसीव होंगे। जब हमें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होगी कि प्रॉमिस की हमें मैन्युअली ज़रूरत पड़ रही है, तब हम ऐसे प्रॉमिस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप 80% ऑफ टाइम प्रॉमिस रिसीव करोगे, वो रिसीव कहाँ से करोगे, आप डेटाबेस में से, ठीक है। तो आप अभी अपन प्रॉमिस रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं मैन्युअली प्रॉमिस बता के आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉमिस होते कैसे हैं और वो रिजोल्व, रिजेक्ट एंड पेंडिंग कैसे होते हैं, ठीक है। सो लेट से प्रॉमिस कैसे बनाते हैं। नया प्रॉमिस अपन बना रहे हैं, तो सबसे पहले न्यू लिखूंगा और लिखूंगा कैपिटल पी प्रॉमिस, ये बन गया अपना प्रॉमिस, ठीक है। अब ये प्रॉमिस में अपनी क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, ये है एक हायर ऑर्डर फंक्शन। प्रॉमिस हायर ऑर्डर फंक्शन मीन्स क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर भी एक फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन अपन नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे, तो फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में इसको मैंने ओपन किया, तो इस फंक्शन में दो चीज़ें आएंगी, एक तो रिजोल्व, पहले नंबर पे आती है रिजोल्व, एंड दूसरे नंबर पे आती है रिजेक्ट। रिजोल्व यहाँ हिट होगा, अगर रिजोल्व नहीं हुआ तो रिजेक्ट। मतलब ये फंक्शन दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो रिजोल्व रिटर्न करता है और एक रिजेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी मैं सेट टाइम आउट लिखूंगा, जो कि अपन पढ़ेंगे डोम में या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, लेकिन प्रॉमिस को बनाने के लिए सेट टाइम आउट का मैं यूज़ करूंगा। सेट टाइम आउट मीन्स कि मैं अपना प्रॉमिस 1 सेकंड के बाद चलाऊंगा, या मैं अपना कोड 1 सेकंड के बाद चलाऊंगा। मतलब मेरे को टाइम टेकिंग कुछ प्रोसेस चाहिए, उसके लिए मैं सेट टाइम आउट का यूज़ करूंगा। पहले सेट टाइम आउट समझ लो कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ सेट टाइम आउट, ठीक है, तो यहाँ टाइम आउट मैंने दिया लेट से 3 सेकंड का, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल लॉग किया मैंने हेलो। तो जो मैंने सेट टाइम आउट और फंक्शन लिख के एक एरो फंक्शन बनाया और उसका कॉमा लगा के मैंने 3 सेकंड यहाँ से दिए, इसका मतलब ये है कि ये कोड रन होगा अपना 3 सेकंड के बाद। देखो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो 1 2 3, अब आया अपना हेलो। जितना मैं 3 सेकंड को 3000 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि टाइम लेता है मिली सेकंड्स में, तो 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो मैंने 3000 मिली सेकंड्स लिखे हैं, मतलब कि 3 सेकंड्स। तो इस सेट टाइम आउट को मैं लिख दूंगा इसके अंदर, ठीक है, या तो ये रिजोल्व होगा या रिजेक्ट होगा सेट टाइम आउट के अंदर। सो सेट टाइम आउट, ठीक है, यहाँ पे मैं लेट से टाइम आउट दे देता हूँ 1 सेकंड, 1000 मिली सेकंड मतलब कि 1 सेकंड, ठीक है। और 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 1 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉमिस है वो रिजोल्व हो जाए, तो मैं रिजोल्व को कॉल कर दूंगा, ठीक है। मैंने रिजोल्व को कॉल कर दिया, और यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, अरे हेलो, तो देखो 1 सेकंड के बाद अपना हेलो आ रहा है, क्योंकि ये हो रहा है रिजोल्व, है ना। इसको मैं रिजेक्ट भी कर दूंगा तो भी आई थिंक ये चलेगा, क्यों चलेगा, नहीं चल। अनकार्ड इन प्रॉमिस अनडिफाइंड सेट टाइम, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मैं इस प्रॉमिस को एक नए उसमें सेव कर लूँ वेरिएबल में, कॉन्स्ट प्रॉमिस 1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है। तो देखो जो अपन एक बात ये समझो कि अगर प्रॉमिस रिजोल्व हुआ है अपना, ठीक है, रिजोल्व हुआ है मीन्स कि कंप्लीट हुआ है,
तो अपने डॉट देन का कोड चलता है, और अगर अपना प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट तो उसमें चलता है डॉट कैच का कोड। ये प्रॉमिस सीधे रन नहीं होता, इसके बाद जो अपन कोड लिखेंगे डॉट देन एंड डॉट कैच में, वो कोड रन होता है। मीन्स कि ये समझो कि ये जो प्रॉमिस वन अपन ने सेव किया है, ये प्रॉमिस वन अपन ने जो सेव किया है, मतलब ये पूरा प्रॉमिस उठ के इस प्रॉमिस वन नाम की वेरिएबल में आ गया, और इसमें से रिजोल्व एंड रिजेक्ट भी आया कि अगर वो रिजोल्व हुआ है तो अपना चलेगा डॉट देन का कोड। ये याद रखो कि अगर प्रॉमिस रिजोल्व हुआ है तो अपना चलेगा डॉट देन का कोड, और अगर प्रॉमिस अपना रिजेक्ट हुआ है तो चलेगा डॉट कैच का कोड। एक बार देखते हैं कैसे। अपन ने यहाँ से लेट से रिजोल्व भेज दिया, मतलब अपना प्रॉमिस मैन्युअली अपन बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉमिस रिजोल्व हो गया, मैंने रिजोल्व को यहाँ से कॉल कर दिया। तो अब क्या चलेगा, प्रॉमिस वन डॉट देन अपने को लिखना पड़ेगा। डॉट देन मतलब प्रॉमिस वन देन यानी बाद में, ठीक है। तो प्रॉमिस वन डॉट देन ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो डॉट देन भी अपना एक क्या बोलते हैं फंक्शन रिसीव करेगा, फंक्शन। और यहाँ पे लेट से मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, प्रॉमिस वन चल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपना रिजोल्व यहाँ से कॉल होगा 1 सेकंड बाद, और डॉट देन में जाएगा। अगर वो रिजोल्व हुआ है तो डॉट देन का कोड चलेगा, तो अपना कंसोल लॉग पे प्रिंट होगा प्रॉमिस वन चला, ठीक है। तो रिफ्रेश, इस हेलो को मैं हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। सेट टाइम आउट, 1 सेकंड बाद अपना प्रॉमिस रिजोल्व हुआ है, तो प्रॉमिस वन रिजोल्व हुआ है तो अपना प्रॉमिस वन चला यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ से डॉट कैच भी लिख देता हूँ, डॉट कैच, इसी के बाद में डॉट डॉट लगा के अपन लिखते जाते हैं जितनी बार अपने को लिखना है। तो डॉट कैच इज अ वन हार्डर फंक्शन, एंड कंसोल लॉग में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं नहीं चला। दो लिखे मैंने, प्रॉमिस वन डॉट देन में अपना प्रॉमिस वन चला, एंड डॉट कैच प्रॉमिस वन नहीं चला। तो मैंने क्या बोला था, रिजोल्व हुआ तो डॉट देन चलेगा, एंड रिजेक्ट हुआ तो डॉट कैच चलेगा। तो अभी अपना रिजोल्व हुआ है तो कंसोल लॉग पे होगा प्रॉमिस वन चला, कैच में वो जाएगा ही नहीं, तो प्रॉमिस वन चला। अगर मैं यहाँ से रिजोल्व की जगह रिजेक्ट को कॉल कर देता हूँ, तो अब अपना डॉट कैच में नहीं, डॉट देन में नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा डॉट कैच वाले कोड में। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया नहीं चला। इनको बोलते हैं प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। तो आज के लिए इतना ही समझो, ठीक है। प्रोमिस वन कैसे बनते हैं, आई मीन प्रोमिस वन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्रोमिसेस कैसे बनते हैं। मैंने एक प्रोमिस वन नाम से वेरिएबल बनाया और न्यू प्रोमिस करके एक फंक्शन उसमें पास किया है। फंक्शन क्यों पास किया है, क्योंकि ये हायर ऑर्डर है। हायर ऑर्डर मीन्स कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, जैसे ये डॉट देन है, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। डॉट देन अपने अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन लेता है ना। तो ये एक फंक्शन रिसीव कर रहा है, ये भी एक फंक्शन रिसीव कर रहा है, ये वाला, ठीक। तो न्यू प्रोमिस फंक्शन करेगा जो पैरामीटर में दो चीज़ें रिटर्न करेगा, एक तो रिजोल्व एंड एक रिजेक्ट। सेट टाइम आउट मैंने लगाया जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस ही हमेशा प्रोमिसेस कहलाती है। तो 1 सेकंड के बाद मैं रिजेक्ट को कॉल कर रहा हूँ, मतलब 1 सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोमिस रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो प्रोमिस वन डॉट देन, है ना, डॉट देन वाला कोड चलेगा अगर रिजोल्व हुआ है तो, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो डॉट कैच वाला कोड चलेगा। कितने भी डॉट देन लिख सकते हैं। अपन देखेंगे कि कल डेटा पास कैसे करते हैं और भी आगे। बाकी आप लोग जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने पढ़ा है और जो प्रोमिस पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा नॉलेज लो और इनसे प्रोजेक्ट बनाओ छोटे मोटे, ठीक है। क्या आगे पढ़ना है प्रोमिस और पढ़ा दूँ एक दो बार, आई मीन एक दो बार क्या, एक दो चीज़ें और समझ में आ रहा हो तो। मेरे ख्याल से तो अब आगे का थोड़ा टफ है, तो आप लोगों को नहीं आएगा तो पीछे का भूल जाओगे, पर आप बोलो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आपकी क्लास से कंप्लेंट आई थी कि शॉर्ट क्लासेस होती है भैया मेरी, शॉर्ट क्लासेस। तो शॉर्ट क्लासेस में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। एकदम से मैं इतना बर्डन आप लोगों को डाल दूंगा ना कि अगर ये मैं
कंस्ट्रक्टर फंक्शन परसों ही पढ़ा देता, फंक्शन न्यू जेएस एंड ओल्ड जेएस दोनों हो गए, तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। आज आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने पढ़ा दिया है, प्रोमिस भी मैंने समझा दिया, और प्रोमिस में भी एक दो चीज़ें और बता दी ना कुछ तो आप लोग भूल ही जाओगे। हम्म, ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं सर, आज रिवीजन कर लेंगे पहले। हाँ, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग देखो, है ना, प्रोमिस के बारे में थोड़ा समझो, नॉलेज लो, गूगल किया करो हर चीज़, जो भी नहीं आया उसको गूगल कर लो। आजकल तो बहुत सारे एआई टूल्स, चैट जीपीटी वगैरह है, इनका यूज़ करो और सीखो चीज़ों, प्रोजेक्ट्स बनाओ। ओके, सो क्लास एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।